सिद्धि हिंदी विद्यालय के यूट्यूब चैनल में कक्षा 11वीं के सभी विद्यार्थियों का अर्थशास्त्र की क्लास में हार्दिक स्वागत है। विषय की शुरुआत करूँ उससे पहले एक सुंदर सा सुविचार कि जो रहता है हमेशा मेहनत के साथ, किस्मत नहीं छोड़ती कभी उनका हाथ। अर्थात जो व्यक्ति मेहनत करता है वो एक न एक दिन सफलता तक पहुंच ही जाता है। इसी सुंदर से सुविचार के साथ आइए मिलकर 1 मिनट के लिए माता सरस्वती को याद करते हैं। सुंदर से सुविचार के बाद लेसन नंबर 10वां हम लोगों का चालू किया था और लेसन का नाम है अंदाज पत्र। उस अंदाज पत्र के अंतर्गत हमने अंदाज पत्र का अर्थ, उसके अंतर्गत हमने अंदाज पत्र के बारे में जो 7-8 मुद्दे हैं कि उसकी परिभाषा है, उसका दूसरा नाम है, कौन से वर्ष में लागू होता है, कौन इसको प्रस्तुत करता है, कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, इसकी विशेषता क्या है, वगैरह 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 जानकारी हमने प्राप्त की थी। उसके बाद अंदाज पत्र के द्वारा हमें कौन कौन से प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है उसके बारे में भी हम लोगों ने देखा था। उसके बाद अंदाज पत्र के जो 4 उद्देश्य है कि सत्ता मंडल की मंजूरी प्राप्त करना, संसाधन और जिम्मेदारियों का अंदाज प्राप्त करना, संसाधन वितरण से उचित दिशा प्राप्त हो और प्रजा की जानकारी हेतु जैसे मुद्दों को हमने गत वीडियो के अंतर्गत देख लिया था। अब अंदाज पत्र के प्रकारों के बारे में देखने का प्रयत्न करेंगे जिसमें अंदाज पत्र के मुख्य 2 प्रकार होते हैं, एक समतुलित और दूसरा असमतुलित। एक समतुलित और दूसरा असमतुलित। असमतुलित के अंदर वापस 2 प्रकार होते हैं, एक घाटे का और एक बचत का। अब सबसे पहले जो मैं बात कर रहा हूँ वो समतुलित अंदाज पत्र की बात कर रहा हूँ। समतुलित अंदाज पत्र किसको कहते हैं उसकी व्याख्या आप लोगों को मैंने लिख के बताई हुई है कि जिस अंदाज पत्र में आय और खर्च का जो मुद्रा के मूल्य होता है वो एक समान होता हो। अर्थात वित्तीय वर्ष की आय और वित्तीय वर्ष का खर्च अगर समान हो तो उसे समतुलित अंदाज पत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब परिभाषा हो गई। इसकी विशेषता के बारे में अगर बात करें तो उसके अंतर्गत मैं थोड़ा पढ़ लेता हूँ, परिभाषा आप लोगों को पता चल गई। हिसाब की दृष्टि से तो सभी अंदाज पत्र संतुलित ही होती है, लेकिन दोनों तरफ मुद्रा के मूल्य एक समान बनाया जाता है। परंतु आय और खर्च के वास्तविक अंदाज के अनुसार संतुलित अंदाज पत्र एक ऐसा अंदाज पत्र है जहाँ पर सरकार का अंदाजित खर्च उसके अंदाजित आय जितना ही होता है। और इसकी विशेषता ये है कि संतुलित अंदाज पत्र को एक आदर्श अंदाज पत्र माना जाता है। पहला मुद्दा परिभाषा, दूसरा इसको आदर्श अंदाज पत्र माना जाता है। और आगे का मुद्दा यह एक आदर्श स्थिति है जहां सरकार का खर्च और आय समान रहती है। विकासशील देशों के लिए अंदाज पत्र अव्यावहारिक है। अर्थात कौन से देशों में ये लागू अधिक होता है तो कि विकसित देशों में इसको अधिकतर लागू
किया जा सकता है, क्योंकि विकासशील देशों के लिए ये आदर्श नहीं है। मतलब परिभाषा हुई, उसकी विदेशता की आदर्श स्थिति है। तीसरा मुद्दा, ये कौन से देशों में, ये विकसित देशों के अंतर्गत लागू होता है। चौथा मुद्दा, उन देशों के नाम, जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जैसे देशों के अंतर्गत ये लागू होता है। उसका सूत्र आपको मन से लिखना है कि आय बराबर खर्च, आय बराबर खर्च। और उसका उदाहरण आप लोग लिख सकते हैं कि 5 करोड़ की आय हुई और 5 करोड़ का खर्च हुआ, तो जितनी आय हुई उतना खर्च हुआ, इसलिए उसको संतुलित अंदाजपत्र के नाम से जाना जाता है। मतलब 5 मुद्दे, परिभाषा, विशेषता, कौन से देशों में लागू, देशों के नाम, उसका सूत्र और उसका उदाहरण करके आप इसको पूरा कर सकते हैं। दूसरा है संतुलित अंदाजपत्र के लाभ। उसके लाभ कौन कौन से, तो उसके 3 लाभ आप लोगों को बताए हैं संतुलित अंदाजपत्र के। एक, देश में आर्थिक स्थिरता बनी रहती है। दूसरा, आय और खर्च का अंदाज एक समान रहने से सरकार अनावश्यक खर्च या तो अनावश्यक जो कर होती है वो घटा सकती है, क्योंकि जितनी आय है उतना ही खर्च है, तो सरकार को अन्य कोई खर्च करना नहीं पड़ता, इसलिए सरकार कर घटा देती है। और लाभ यही हुआ कि प्रजा पर बोझ नहीं बढ़ता, मतलब सरकार प्रजा के पास से कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं लेती, जिसकी वजह से संतुलन बना रहता है। उसकी 2 हानि भी है कि सरकार संतुलित अंदाजपत्र को टिकाए रखने के लिए आवश्यक खर्च घटाएगी तो प्रजा के कल्याण पर उसकी असर पड़ेगी। एक, कि संतुलित अंदाजपत्र में खर्च को संतुलित रखने के लिए सरकार प्रजा के कल्याण का खर्च घटा देती। और दूसरी जो हानि है, सरकार खर्च न घटाए और संतुलित अंदाजपत्र बनाए रखने के लिए कर बढ़ाए तो प्रजा पर बोझ बढ़ता है, जो आर्थिक विकास के लिए एक प्रकार का अवरोधक है। इस प्रकार से उसकी लाभ और हानि और संतुलित अंदाजपत्र, इस टॉपिक को आप पूरा कर सकते हैं। एडम स्मिथ जैसे विद्वान ने संतुलित अंदाजपत्र का समर्थन किया था और इसीलिए शायद उसके बाद जेम्स किन्स ने असंतुलित अंदाजपत्र। तो ये तो विद्वान है, सब अलग अलग विद्वानों की परिभाषा अलग अलग हो सकती है, पर फिर भी एक अंक के लिए आपको याद रखना है कि स्मिथ ने इसका समर्थन किया था और किन्स नाम के जो अर्थशास्त्री है उन्होंने इस अंदाजपत्र का विरोध किया था। उन्होंने असंतुलित अंदाजपत्र को अधिक महत्व देने का प्रयत्न किया था। हम लोग असंतुलित अंदाजपत्र के बारे में भी पढ़ने का प्रयत्न करेंगे, लेकिन इसके बाद के वीडियो में। अंत तक आप लोगों ने मेरा वीडियो देखा, उसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। यदि वीडियो पसंद आता है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। और वीडियो से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो मेरे नंबर पर फ़ोन करके आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।